The process of developing an idea into a good or service that creates value to satisfy the needs and expectations of the customers is called as। भाइयों देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में हम बहुत ही डीप में एक्सप्लेनेशन को रीड करने वाले हैं। तो ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली एक बड़ी सी टर्मिनोलॉजी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन आइडिया। तो आइडिया डेवलप करने की बात करी है क्या? नहीं। आइडिया जनरेट करने की बात है? नहीं। क्या आइडिया को मतलब पेनिट्रेट करने की बात है? नहीं। जो बनी बनाई हुई आइडिया है उसको हमें रूपांतरित करना है किसमें? एक तो गुड में या फिर सर्विस में। दैट क्रिएट वैल्यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ। किसका एक्सपेक्टेशन हमें फुलफिल करना है? कस्टमर का, मैन्युफैक्चरर का नहीं। ठीक है, हमें फाइनल एंड कंज्यूमर जो है, जो फाइनल एंड कस्टमर है, उसका हमें सेटिस्फैक्शन करना है बाय प्रोवाइडिंग ए गुड वैल्यू एंड क्रिएटिंग अ गुड वी कैन से सर्विस एंड गुड्स। ओके, सो इसका आंसर हो जाता है इनोवेशन। देखिए, ये कोई भी डिटेल में यहाँ पर कंसेप्ट नहीं बोली गई है, कोई भी टेक्निकल बात यहाँ पर नहीं बोली है डेफिनेटली, इसीलिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस या डायनामिकल कंटिन्यूस और डिसरप्टिव इनोवेशन नहीं होगा। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसलिए इसका आंसर होगा इनोवेशन। अब इनोवेशन दो तरीके से होता है, एक होता है कस्टमर प्रोस्पेक्टिव और दूसरा होता है क्या होगा? कंज्यूमर पर्सपेक्टिव? नहीं भाई, कंपनी पर्सपेक्टिव। तो दो तरीके से इनोवेशन होता है। कस्टमर प्रोस्पेक्टिव मतलब कस्टमर को फोकस करके उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसे हम किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, इस पर सोचना, ये कस्टमर पर्सपेक्टिव हो गया। और वही कंपनी पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा? जहाँ पर इनोवेशन उस तरीके से किया जाएगा ताकि प्रोडक्ट तो सेम रहे लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्शन करने के लिए जो टाइम लग रहा है, मशीनरीज लग रहा है, वो कम से कम लगे, या फिर कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बाहर निकल सके, या फिर जो प्रोडक्शन जा रहा है वो और क्वालिटी का बन सके। ठीक है, तो ये जो होता है ना, कॉस्ट कटिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है, वो सारी चीज़ें आ जाती है कंपनी पर्सपेक्टिव इनोवेशंस में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम कस्टमर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। सबसे पहला है डिसकंटिन्यूस इनोवेशन। इस वर्ड में ही हमें क्या पता चलता है कि कोई चीज़ डिसकंटिन्यू हो रही है। जैसे कैसेट्स है, फिर उसके बाद में सीडी आई, सीडीज़ आई तो कैसेट ऑलमोस्ट बंद हो गई, फिर डीवीडी आए तो सीडी का यूज़ ऑलमोस्ट कम हो गया, फिर पेन ड्राइव आए। अब आप जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं तब पेन ड्राइव का भी मार्केट बहुत कम होते जा रहा है, जबकि हमारे पास में अभी व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, या फिर जीमेल ने भी अपना वी कैन से स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, जो है फाइल सेंड करने वाली जो होती है ना कैपेसिटी, वो बढ़ा दी है। तो सिंपल चीज़ हो रही है कि पेन ड्राइव का भी यूज़ अभी बहुत कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर और भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया एंड इलेक्ट्रिक कार्स। अब स्मार्टफोन ने जो पहले के ब्लैक एंड वाइट और सिंपल वाले जो फ़ोन आते थे उनका मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। देन इलेक्ट्रिक कार, अभी इलेक्ट्रिक कार ने उतना मार्केट कैप्चर नहीं किया है, लेकिन एक ये डिसकंटिन्यूस इनोवेशन है, मतलब कंप्लीटली आप पेट्रोल लेस हो जा रहे हो, डीजल लेस हो जा रहे हो, राइट। तो इलेक्ट्रिक कार्स हो गया। इंटरनेट अगर कहा जाए तो इंटरनेट से मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन हो पा रहा है, राइट। तो इसे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस इनोवेशन। दोज इनोवेशंस आर डिसकंटिन्यूस बाय नेचर, दीज मेक्स द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द न्यू वन। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से जो नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है, सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाला, लेकिन उसका वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अब डिसकंटिन्यूस इनोवेशन रिफर्स टू अ टाइप ऑफ इनोवेशन दैट ब्रिंग्स अबाउट सिग्निफिकेंट एंड फंडामेंटल चेंजेस। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि छोटे छोटे चेंजेस होंगे करके, या फिर जैसे फ्रेगनेंस बदल दिया किसी सोप का, या फिर किसी प्रोडक्ट का थोड़ा सा साइज या शेप या फिर पैकेजिंग थोड़ी सी बदल दी गई है, ऐसा नहीं बोला गया है। सिग्निफिकेंट एंड फंडामेंटल चेंजेस बोला गया है। तो जब भी ये वर्ड्स आए आपको डिसकंटिन्यूस इनोवेशन पे क्लिक करना है। इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस और बिजनेस मॉडल, इट इज़ ऑफन कैटेगराइज्ड बाय अ ब्रेक फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड नॉर्म। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पूरा मतलब ब्रेक हो रहा है जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स थे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे पहले पत्र व्यवहार होता था, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था।
लेकिन जैसे ही हमारा व्हाट्सएप आ गया तो ये पत्र व्यवहार ना के बराबर पे आ चुका है, राइट। पर्सनली हम किसी को थोड़ी अभी पत्र लिखते हैं, मतलब लेटर्स लिखते हैं। तो ये क्या हो जाता है ना, ब्रेक फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस, लीडिंग टू ए सब्सटेंशियल लीप इन परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी और वैल्यू। तो सब्सटेंशियल लीप हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इनोवेशन कैन क्रिएट न्यू मार्केट्स, डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज एंड चेंज द वे ऑफ पीपल लिव एंड वर्क। डेफिनेटली पूरी तरीके से आपका जीने का तरीका ही बदल जाता है, कोई काम करने का तरीका आपका कंप्लीटली बदल जाता है। की फीचर्स ऑफ डिसकंटिन्यूस इनोवेशन इंक्लूड रेडिकल चेंज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में क्या होता है, रेडिकल चेंज होता है। डिसकंटिन्यूस इनोवेशन इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन और टेक्नोलॉजी। ये डिपार्चर वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट डिपार्चर। ये नॉर्मली डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में ही कहा गया है, बाकी जो भी इनोवेशन है, इवन द डिसरप्टिव इनोवेशन जो होता है उसमें भी नहीं आता ये वर्ड। सो एक तरीके से पुराना जो भी सॉल्यूशन था, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन था, उससे सिग्निफिकेंटली हम जब डिपार्चर करते हैं, ठीक है, तो उसे हम रेडिकल चेंज कहेंगे और उसी को हम डिसकंटिन्यूस इनोवेशन कहेंगे। न्यू मार्केट्स, डेफिनेटली कि जब आप डिसकंटिन्यूस इनोवेशन कर रहे हो तो नया मार्केट क्रिएट होगा, नए चैलेंजेस क्रिएट होंगे, राइट। सो दिस टाइप्स ऑफ इनोवेशन ऑफन क्रिएट्स एंटायरली न्यू मार्केट और सेगमेंट्स दैट डिडंट प्रीवियसली एग्जिस्ट। सो डिसकंटिन्यूस इनोवेशंस कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड मीट अनमीट नीड्स। डेफिनेटली जैसे पुराने ज़माने जब कैसेट्स थी तो वो कुछ 10-12 गाने वहाँ पर प्ले हो पा रहे थे। देन उसके बाद में जब डीवीडी प्लेयर आया तो उसमें 300-400 गाने एक ही डीवीडी में हम देख पा रहे या फिर सुन पा रहे, ठीक है। तो फिर ऐसे में जब लोगों का फिर ये आ जाता है कि अरे क्या कैसेट प्लेयर लेना है, डायरेक्ट डीवीडी प्लेयर लेते हैं, ठीक है। और जो जिस पर्सन ने आज तक कोई भी बाय नहीं किया, क्योंकि इतनी महंगी महंगी कैसेट्स कौन बाय करेगा, थे ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग थे कि जो कैसेट्स प्लेयर लेना और कैसेट्स बाय करना और मतलब शौकीन वाला काम समझते थे कि 10-12 गाने के लिए 50-60 रुपये खर्चा करो एंड फिर उसमें 10-12 गाने आएंगे और वो बार बार सुनो, तो वो शौकीन लोगों का काम था। और नॉर्मल लोगों का क्या काम था, वो एफएम सुनते थे, रेडियो से काम चलाते थे। लेकिन जब फिर वो आ गया ना डीवीडी प्लेयर, तब लोगों का अप्रोच बदल गया कि अरे हाँ, थोड़ा सा डीवीडी प्लेयर महंगा है, लेकिन एक बार डीवीडी बाय कर लो तो आपको 300-400 गाने मिल जाते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ले लो। तो नया, एक तरीके से नया कस्टमर भी मिल गया और जो अनमेट नीड्स थी वो भी पूरी हो गई। देन टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज। डिसकंटिन्यूस इनोवेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स ब्रेक थ्रू in technology, science or engineering that enables new possibilities. So these breakthroughs can lead to advancement that were previous thoughts to be impossible. मतलब पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और फिर अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी आके मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे कैसेट प्लेयर के कहा 10-12 गाने, 10-12 भी कहा, 7-8 गाने रहते थे, एंड कहा 300-400 गाने वाला डीवीडी प्लेयर, राइट। तो ये जो होता है ना, ब्रेक थ्रू हो जाता है और प्रीवियस जो भी मतलब लोगों को इम्पॉसिबल लगता होगा कि इतना पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल हो जाता है डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में। और इतना जब डिफरेंस नहीं होता है ना, तब उसे डिसकंटिन्यूस इनोवेशन कहते भी नहीं है, ठीक है। देन हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, राइट, क्योंकि आप जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, देखिए कंटिन्यूस इनोवेशन एक चीज़ होती है जहाँ पर क्या होता है, जो भी मतलब प्रोडक्ट है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं और ग्रेजुअली, इतने ग्रेजुअली चेंजेस होते होते जाते हैं कि अगर प्रोडक्ट अगर कुछ सालों में कम्प्लीटली चेंज भी हो जाए तब भी लोगों की हैबिट नहीं बदलती, लोग हैबिचुअल होते हैं और वो एडॉप्टिव होते हैं। लेकिन ये जो है ना डिसकंटिन्यूस इनोवेशन, ये इतना कठिन होता है, इतना मतलब नई टेक्नोलॉजी होती है कि मतलब सामने वाला पर्सन यूज़ करने से पहले कई बार तो सोचता है कि अरे जाने दो ना, जो चल रहा है वो क्या बुरा है। जैसे जब एंड्रॉयड मोबाइल आया था, मैं खुद का एग्जांपल बताऊँ, कुछ 2000 हम पकड़ ले 2012-11 की बात है, तब जब किसी ने बोला कि ये मोबाइल एंड्रॉयड है, किसी दोस्त ने LG का फ़ोन लिया था उस वक्त, तो मुझे वो एंड्रॉयड स्पेल भी नहीं करता आता था या फिर प्रोनाउंस भी नहीं करता आता था। तो मैंने तो सोचा कि होगा यार, हमें क्या करना है, हमारा तो सांप खेल रहे हैं ना हम नोकिया में, तो हमारा स्नेक गेम तो सफिशिएंट है हमारे लिए। तो कहने का मतलब कि इतना ब्रेक थ्रू हो जाता है
मतलब हाई रिस्क होती है और इतना अनसर्टेनिटी होती है कि ये प्रोडक्ट चलेगा भी कि नहीं। जैसे नोकिया ने अपने कुछ विंडोज़ वर्जन वाले एन सीरीज़ वाले शायद मोबाइल लाए थे शायद, एंड उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो मार्केट में एंड्रॉयड के सामने सस्टेन नहीं कर पाए। तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा वी कैन से हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से गो थ्रू हुए थे। नाउ डिसरप्शन, discontinuous innovation can disrupt existing industries, business models and even societal norms. देन जैसे अभी अगर सोसाइटल नॉर्म्स की बात करी जाए तो एक ज़माना था, मतलब अभी भी वैसा होगा हर अलग अलग एरिया में, कि शादी के जो कार्ड्स बंटते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप घर पर आकर जब शादी का कार्ड दोगे हाथ जोड़ के या फिर जो भी होगा पद्धत, तो तब जाके हम आपके प्रोग्राम्स में आएंगे। ये एक सिनेरियो था, खास करके घर के जो दामाद होते हैं या फिर जो गेस्ट होते हैं इम्पोर्टेंट, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आप घर पे आकर हमें इनविटेशन कार्ड दो। लेकिन जैसे कोविड आ गया और सिनेरियो चेंज हो गया, अब लोगों की मेंटेलिटी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। वो सोचते कि यार फ़ोन कॉल कर लो, अच्छे से इनवाइट कर लो, एंड उसके साथ में व्हाट्सएप पे आप एक पत्रिका, एक वेडिंग इनविटेशन का आप एक कार्ड हमें दे दो, बस उसमें ही हम सेटिस्फाइडली है, उसमें ही हम खुश है, हम आ जाएंगे प्रोग्राम में, राइट। तो ये जो है ना सोसाइटल नॉर्म्स भी जो है ना वो बदल जाते हैं डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में। देन लॉन्गर टाइम फ्रेम्स, डेफिनेटली धीरे धीरे लोग ग्रेजुअली आपकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पूरी तरीके से लोग स्विच होने में। देन आते हम कंटिन्यूस इनोवेशन, ये ऑलमोस्ट अपोजिट है डिसकंटिन्यूस इनोवेशन का। इन दिस इनोवेशन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अंडरग्रोज माइनर चेंजेस विदाउट चेंजिंग कस्टमर हैबिट। जैसे चेंज इज ऑब्जर्व इन द ब्रांड नेम, कलर एंड फ्रेगनेंस। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई एक अगर हम एक सोप ले लेते, ठीक है, तो लाइफ बॉय है साबन, ठीक है, अगर उसका हम हल्का सा अगर फ्रेगनेंस बदल जाए या फिर उसका हल्का सा शेप बदल जाए तो क्या हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? हम तो सोचेंगे कि हाँ कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, राइट। तो कभी कभार लाइफ बॉय साबन ऐसी थी कि जो भैंसों को नहलाने के काम में लाई जाती थी, उनका बदबूदार स्मेल थी और वो कुछ ईंट के जैसी ऐसी बड़ी सी चौकोन सी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार हमारे प्रोडक्ट को गलत तरीके से कंसिडर किया जा रहा है, तो फिर उन्होंने उसका शेप बदला, उसमें फ्रेगनेंस ऐड किया और उसको एक प्रॉपर पोजिशनिंग करके, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करके उन्होंने उसको इंसानों की यूज़ के लायक बनाया। तो कहने का मतलब है कंटिन्यूस इनोवेशन में माइनर चेंजेस होते हैं और कस्टमर की हैबिट्स को ज़्यादा चेंज ना करते हुए वो चेंजेस किए जाते हैं। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, और ये जो होता है ना, जो बेसिक मेन प्रोडक्ट है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है। जैसे कोई अगर आप सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वो एज इट इज़ बेसिक जो फंक्शनलिटीज़ है वो एज इट इज़ वर्क करेगी, बस जो थोड़ा सा चेंजेस होगा, कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए जाएंगे। सो रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा कंटिन्यूस इनोवेशन का। फीचर एनहांसमेंट इन स्मार्टफोन्स, इम्प्रूवमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंक्रीमेंटल अपडेट्स टू एग्जिस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंटिन्यूस इनोवेशन। तो स्मार्टफोन्स में इन्हांसमेंट तो हर बार फीचर्स तो ऐड होते ही जाते हैं, ठीक है, और हम और भी खुश होते हैं। और इम्प्रूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंक्रीमेंटल अपडेट्स, तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपडेट होगी, नई टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, उतना हम कह सकते हैं कि पॉलिश प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, ठीक है। तो पहले अगर मैं आपको एक जैजरी का अगर एग्जांपल दूँ तो पहले क्या होता था ना, जैजरी एकदम ऐसे गोल गोल छोटी छोटी जिसको हम बट्टियाँ कहते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में आता था और उसमें कई बार रेत के भी कण मिक्स हो जाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद में कुछ वी कैन से ट्रायंगुलर शेप में जैजरी आने लगी, मतलब जिसको हम गुड़ कहते हैं, ठीक है। एंड अभी तो क्या आ रहे हैं ना, क्यूब्स के फॉर्म में, मतलब एक रेक्टेंगुलर क्यूब्स के फॉर्म में अभी जैजरी आ रही है मार्केट में। तो जितना आप मशीनरीज़ का यूज़ करोगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, तो कस्टमर्स की भी रिक्वायरमेंट अच्छी हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, मतलब इंपॉर्टेंस ही देगा। Continuous innovation, also known as incremental innovation, refers to the process of making small, continuous improvement to existing products, services, processes, or business model. Unlike discontinuous innovation, which involves radical departure from the norms. तो discontinuous innovation में क्या है? Radical departure है, कहाँ पर है? The norms,
फ्रॉम द नॉर्म्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चेंज कर जाती है, बेसिक सारी जो फंडामेंटल चीज़ें उसमें ही चेंजेस कर दिए जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूस इनोवेशन फोकस ऑन रिफाइनिंग एंड एनहांसिंग एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स ओवर टाइम। अपना जो प्रोडक्ट है उसको और रिफाइन किया जाए। रिफाइन करना मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिखता होगा रिफाइन वर्ड कहाँ पर होता है, नॉर्मली जो हम एडिबल ऑयल खाते हैं ना उसके ऊपर लिखा रहता है फिजिकली रिफाइंड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जितना आप प्रोडक्ट को रिफाइन करोगे, इन्हांसिंग द एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स, उतना ही कंटिन्यूस इनोवेशन की वजह से आपका मार्केट में इमेज अच्छे से रहेगा और आप कुछ अपडेटेड चीज़ ला रहे हो, इस वजह से फिर कस्टमर भी उसको बाय करने के लिए फोकस करेगा। दिस टाइप ऑफ इनोवेशन इज मोर इटरेटिव एंड ऑफन इन्वॉल्व मेकिंग इंक्रीमेंटल चेंजेस दैट एड अप टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, इफिशियंसी और यूज़र एक्सपीरियंस। ये सेंटेंस आपको रट लो, ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस के थ्रू क्वेश्चन बन सकता है और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या लिखा है यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ इनोवेशन इज मोर इटरेटिव। ये वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है कि ये इनोवेशन कैसा है, मोर इटरेटिव एंड ऑफन इन्वॉल्व्स मेकिंग इंक्रीमेंटल चेंजेस, ठीक है। जहाँ पर भी इंक्रीमेंटल चेंजेस या फिर इंक्रीमेंटल इनोवेशन ऐसा लिख कर आया तो उसका मतलब ही होता है कंटिन्यूस इनोवेशन, ओके। दैट एड अप टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, इफिशियंसी और यूज़र एक्सपीरियंस। जहाँ पर इंप्रूव हो रही सारी चीज़ें, इंक्रीमेंटल चीज़ें हो रही है या फिर इटरेटिव वर्ड आ रहा है, ऐसे इनोवेशन को हम नॉर्मली कंटिन्यूस इनोवेशन कहेंगे। नाउ रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज कंटिन्यूस इनोवेशन इन्वॉल्व स्मॉलर चेंजेस, द एसोसिएटेड रिस्क आर जनरली लोअर दैन दोज ऑफ डिसकंटिन्यूस इनोवेशन। सिंपल बात है, डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क है। वहाँ पर आपको अगर लोग धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग रोज़ ही आपका प्रोडक्ट बाय कर ही रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा चेंजेस आ गया तो उतना मैटर नहीं होता है, तो इस वजह से रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट उसका वी कैन से फीचर है कि फास्टर इम्प्लीमेंटेशन, देन एनहांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटिटिव एज। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एज किसे कहेंगे, क्योंकि जैसे आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो एक सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे और आपके उनके साथ सारे के सारे पॉइंट ऑफ पैरिटी है, मतलब एक जैसे ही फीचर्स है, लेकिन जैसे ही आप कुछ नया एडवांसमेंट करके उसको पॉइंट ऑफ डिफरेंस करके शो करते हो तो लोगों का आपके प्रोडक्ट को बाय करने के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। Both discontinuous and continuous innovations have their place in the innovation landscape. While discontinuous innovation can lead to groundbreaking changes and disrupt industries, continuous innovation is essential for sustaining and refining existing products and सर्विसेज। वही चीज़ रिपीट करके बताई गई है कि दोनों कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में अपने अपने जो लैंडस्केप है, अपना अपना फ़ायदे है। डिसकंटिन्यूस इनोवेशन पूरा ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस करके देता है एंड सारी इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर देता है। तो कंटिन्यूस इनोवेशन क्या करता है, इसेंशियल एंड सब्सटेंशियल रिफाइनिंग करता है प्रोडक्ट में एंड सर्विसेज में। नेक्स्ट आते हम डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन। अब देखिए डायनेमिकली डिसकंटिन्यूस इनोवेशन नहीं होता है, ठीक है, डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इट लाइज बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस इनोवेशन वेर इन द चेंजेस इन कस्टमर हैबिट्स आर नॉट एज मेजर एज इन डिसकंटिन्यूस इनोवेशन एंड नॉट एज माइनर एज इन कंटिन्यूस इनोवेशन। मतलब भैया ना हम कंटिन्यूस इनोवेशन के जैसे छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं, ना हम डिसकंटिन्यूस इनोवेशन के जैसे बड़े बड़े चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चेंजेस हम इस तरीके से कर रहे हैं कि कस्टमर की हैबिट भी नहीं बदल रही है, लेकिन उसको एज ऑफ वर्किंग बहुत अच्छे से इजीली मिल रहा है। टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड हो रही है, लेकिन जो भी कंटिन्यूस इनोवेशन में जो भी हमारी टेक्नोलॉजी थी उसी को पहले स्ट्रॉन्ग बेस मानकर हमने कुछ नया प्रोडक्ट लाया है या फिर कुछ नई तरीके से हमने प्रोडक्ट को सर्व किया है, उसे हम कहेंगे डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन। जैसे केबल टीवी टू डिश टीवी, टाइपराइटर टू कीबोर्ड, क्या फ़र्क हो गया बताइए। जो टाइपराइटर था उसको ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के बटन को प्रेस करना पड़ता था। इसके अलावा टाइपराइटर से जो भी टाइप होता था उसके एक प्रिंट से काम बनता था। मतलब प्रिंट कहने का मतलब जो लिख कर आता था उसका एक फॉन्ट था, वो स्पेसिफिक फॉन्ट ही उस पर आता था। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आ गए, जैसे ही कीबोर्ड्स आ गए, तो हम कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं एंड
अच्छे से अच्छी हम हैंड राइटिंग वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टाइपराइटर जो काम कर रहा था वही कीबोर्ड काम कर रहा है, लेकिन टाइपराइटर से कई गुना सस्ता कीबोर्ड पड़ेगा, राइट। एंड बहुत ही ईजी हो जाएगा, उतने ज़ोर से प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टच स्क्रीन इन स्मार्टफोन्स, the evolution of electric vehicles with improved range and charging capabilities, and the development of variable health tracking devices are the examples of dynamically continuous innovation। देखिए जैसे हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, जैसे आप बीपी चेक करते हो, ब्लड प्रेशर, तो उसकी अच्छे अच्छे कंपनीज़ की, बीपीएल की या ओमरॉन की अच्छी अच्छी कंपनीज़ की ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन्स आती हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके हाथ में कोई ऐसा गैजेट दिया जाए कि वो टाइम टू टाइम आपका ब्लड प्रेशर जैसे बढ़े वैसे वो बिप बिप करे और आपको बताए। और जैसे अभी आप हमारे पास वॉचेस आ चुकी है जिसे हम स्मार्ट वॉच कहते हैं, उसमें आप जितने स्टेप्स चलते हो वो शो होता है, कितनी कैलोरीज बर्न हो गई वो शो होता है, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब वो जो तो स्मार्ट वॉच जो होती है ना, वो क्या कर रही है, वो तो मतलब एक्चुअली आपको टाइम दिखाने का काम कर रही है, लेकिन मतलब और वो हाथ में ही पहने जा रही है, ठीक है। तो जिसका जो फंडामेंटल यूज़ था कि मेरे हाथ में कुछ तो भी हो, राइट, अब उसके हाथ में ऐसा गैजेट आ चुका है जिसमें टाइम भी दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा एन नंबर ऑफ वो चीज़ें कर पा रहा है, फ़ोन कॉल भी रिसीव कर पा रहा है। तो इसे हम कहेंगे डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन। मतलब जो बेसिक काम था टाइम दिखाने का, वो तो वो कर ही रहा है, राइट। अब यहाँ पर जैसे है टच स्क्रीन इन स्मार्टफोन, तो शुरुआत में जब स्मार्टफोन्स आए थे तब वहाँ पर टच स्क्रीन नहीं था, वहाँ पर आपको वी कैन से बटन्स वाले फ़ोन आए थे जहाँ पर ABCD से लेके सारा मतलब वहाँ पर लिखा रहता था। ब्लैकबेरी के वगैरह ऐसे फ़ोन आए थे। देन उसके बाद में आए तब वहाँ पर कुछ एक आपको पेन मिलता था, उस पेन का यूज़ करके आप काम कर पाते थे। और फिर उसके बाद में एडवांसमेंट हुआ कि हम टच स्क्रीन करके स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहे, अब स्मार्टफोन वही काम करेगा जो पहले करता था, लेकिन अभी वो टच स्क्रीन से काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन। मतलब कंटिन्यूस तो है, लेकिन कुछ इस तरीके से चेंजेस आ गए हैं कि उसकी मतलब इमेज और क्रिएट बहुत मतलब इमेज ज़्यादा क्रिएट हो गई है। द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ इम्प्रूव्ड रेंज एंड चार्जिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आ गई, लेकिन उसका अगर इम्प्रूव्ड रेंज आ रहा है, मतलब अगर शुरुआत में अगर 150-200 किलोमीटर वाली गाड़ी आई, अब अगर 500 किलोमीटर वाली गाड़ी आ जाती है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो क्या हो गया, उसकी नीड तो अलग से बन गई मार्केट में। तो वो हो गया डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन। डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन इज ए टर्म ऑफन यूज टू डिस्क्राइब a category of innovation that falls between the two extremes of incremental means continuous innovation बोला गया है, and radical means discontinuous innovation। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप डिसकंटिन्यूस के साथ रेडिकल वर्ड याद में रखें और कंटिन्यूस के साथ इंक्रीमेंटल वर्ड याद रखें, ठीक है। तो इसे इस तरीके से किया जा रहा है कि ये इनोवेशन ऐसा है कि जो डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस इनोवेशन के बीच में लाई करे। की फीचर्स ऑफ डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन इंक्लूड एडॉप्टिव इवोल्यूशन, डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रिक कार मार्केट में है, उसकी लोगों को आदत हो चुकी है, और उसमें अगर ये 200 किलोमीटर की स्पीड थी, अभी 400 किलोमीटर की, मतलब स्पीड नहीं कह सकते, 400 किलोमीटर जाने की क्षमता, तो इतना अगर क्षमता अगर डबल भी हो जाए तभी लोग उसको ईजीली अडॉप्ट करेंगे। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हमको 200 किलोमीटर प्रति चार्जिंग पे ही जाने वाली चीज़ चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो अडॉप्टिव है। देन ए सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट, तो जैसे डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में क्या होता है, सिग्निफिकेंट जो चीज़ें हैं उसमें ही चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट, मतलब जो भी सिग्निफिकेंट चीज़ है उस प्रोडक्ट की उसी को एनहांस करेंगे। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हो तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वो कितना किलोमीटर जाएगी, कितने चार्जिंग में, कितने ड्यूरेशन के चार्जिंग में कह सकते हैं, या फिर प्रति यूनिट अगर आपका आ रहा है बिल के हिसाब से कितना वो किलोमीटर जा रही है, ये सब हो जाता है उसका सिग्निफिकेंट चीज़। मतलब इलेक्ट्रिक कार अगर कोई लेगा तो उसका सबसे पहला फोकस क्या होगा कि वो पेट्रोल के तुलना में या फिर डीजल के तुलना में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। अगर उसी सिग्निफिकेंट चीज़ जो है, मतलब ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस वो कवर कर पा रही है, उसमें ही अगर एनहांसमेंट हो जाए तो हम उसे ही कहेंगे डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन। देखिए कंटिन्यूस इनोवेशन में क्या होता है, जैसे अगर एक सोप लिया और उसका जो मेन फ्रेम क्या है
कि वो आपको हाइजीन प्रोवाइड कर रही है। अब उसमें थोड़ा बहुत फ्रेगनेंस ऐड कर दिया, उसका पैकेजिंग थोड़ा बहुत बदल दिया, तो उससे मतलब जो मेन सिग्निफिकेंट चीज़ है उसके ऊपर थोड़ी चेंजेस आए हैं। तो इस वजह से कंटिन्यूस इनोवेशन और डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में बहुत सा फ़र्क है। नाउ बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, दिस इनोवेशन लिवरेज एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक और ऑपरेशनल नॉलेज एंड मॉडिफाई इट टू प्रोवाइड न्यू वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए ये मुझे फेवरेट भी है कि डायनामिकली कंटिन्यूस इनोवेशन, क्योंकि इसमें एक तो एडोप्टिव इवोल्यूशन होता है, सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट होता है, ठीक है, और मतलब रिस्क जो होती है वो बहुत कम होती है, मार्केट का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी लोगों को उस प्रोडक्ट की आदत होती है, और डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बेस माना जाता है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पकड़ लीजिए, एग्जिस्टिंग आप साइंटिफिक और ऑपरेशनल नॉलेज पकड़ लीजिए, और उसको बेस मान के उसी में इनोवेशन करके कुछ ऐसा लीवरेज क्रिएट किया जाता है, ऐसी वैल्यू क्रिएट की जाती है जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोअर रिस्क दैन डिसकंटिन्यूस इनोवेशन। ठीक है, देन उसके बाद में मार्केट रिलेवेंस। ओवरऑल डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच फॉर कंपनीज टू बैलेंस द नीड फॉर इनोवेशन विद द recognitions of the value in existing technologies and practices। अभी लास्ट हम डिसरप्टिव इनोवेशन देखेंगे। लास्ट मतलब किसका लास्ट, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनोवेशंस देख रहे हैं, उसका ये लास्ट है। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बात कि जो हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जब इनोवेशन देखेंगे तब वो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है? एनी इनोवेशन दैट इज़ एक्सपेंसिव, time consuming and inconvenient for customer is made cheaper, time saving and convenient। मतलब ऐसा इनोवेशन जो पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और इनकन्वीनियंट था। किसके लिए इनकन्वीनियंट था? कस्टमर के लिए। मतलब एक तरीके से ये ऐसा इनोवेशन है जो मार्केट में है लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हाँ चलो है ना, इस क्षेत्र में हमारा कुछ तो भी योगदान, दैट्स इट। तो ऐसे चीज़ को जब हम चीपर बना लें, टाइम सेविंग बना लें और कन्वीनियंट कर लें, उसे कहेंगे हम डिसरप्टिव इनोवेशन। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, सुनोगे? पक्का? देखो, ये जो डिसरप्टिव वर्ड है ना, इसको आजकल ना बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स जो है ना, वो ये डिसरप्टिव वर्ड को बहुत यूज़ कर रहे हैं, जैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव एजुकेशनल सिस्टम, और वी कैन से डिसरप्टिव थिंकिंग। तो इस तरीके से मतलब डिसरप्टिव टीचिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स देते हैं। इसका मतलब इसको एक डैशिंग तरीके से इस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि क्या है कि आज तक जो बहुत महंगा था, जो बहुत डिफ़िकल्ट था, जिसको तरफ अंडररेटेड था, ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, उसको अभी हमने चीपर कर दिया, टाइम सेविंग कर दिया और कन्वीनियंट कर दिया। दैट इज़ डिसरप्टिव इनोवेशन। एग्जाम्पल, ओपन हार्ट सर्जरी टू एंजियोप्लास्टी। सोचो किसी पेशेंट की छाती को फाड़ कर उसमें से नसें बाहर निकाल कर उसमें से नसों को कट कर कर बाईपास सर्जरी की जाती थी, फिर उसके बाद में उसके छाती को सिला जाता था। समझ रहे हो कितना डिफ़िकल्ट था, और कई बार डेथ हो जाती थी और होती भी है। ठीक है, तो उसको अगर आप एंजियोप्लास्टी कर रहे हो, एंजियोप्लास्टी में क्या होता है? एक कैथ केबल होता है, बहुत ही पतला सा केबल होता है, उस केबल में ही कैमरा लगाया जाता है और वो आपके किसी बॉडी के पार्ट से, मतलब हाथ में से या फिर कमर में से आपके बॉडी में डाला जाता है नसों के थ्रू, और धीरे 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 आपके हार्ट के पास में ले जाके वहाँ पर वो कैमरा चेक करता है। इतना बारीक कैमरा होता है, वो चेक करता है कि कहाँ पर ब्लॉकेजेस है, कितने ब्लॉकेजेस है, और जैसे एंजियोग्राफी में सारे ब्लॉकेजेस दिख जाते हैं, तुरंत वही कैच केबल के थ्रू वहाँ पर नसों में क्लीनिंग का काम किया जाता है। वो जो ब्लॉकेजेस है उनको खींच कर बाहर निकालने का, या फिर जो भी होगा, डिटेल में नहीं पता, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैं एक डॉक्टर के साथ वॉक जरूर करता हूँ डेली। तो कहने का मतलब है कि ओपन हार्ट सर्जरी से एंजियोप्लास्टी बहुत ज़्यादा चीपर, टाइम सेविंग एंड कन्वीनियंट हो गई है। अब आप बोलोगे चीपर तो नहीं है, लेकिन क्या है ना, अगर आप तुलना करोगे ओपन हार्ट सर्जरी की तो शायद ये चीपर ही है। नहीं होगा चीपर तो थोड़ा सा आप एम्स हॉस्पिटल से करवा लो। ठीक है, नाउ डिसरप्टिव इनोवेशंस इज़ अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है,
और उन्होंने ये डिसरप्टिव इनोवेशन का आपको कंसेप्ट दिया है. इट रिफर्स टू अ टाइप ऑफ इनोवेशन दैट ट्रांसफॉर्म्स मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज by introducing new products, services or technologies that initially target underserved और low end segments. जिस कंसेप्ट को, जिस थेरी को या फिर जिस हम इनोवेशन को बहुत ज़्यादा अंडर सर्व किया गया था या फिर बहुत लो एंड सेगमेंट माना गया था, ऐसे सेगमेंट को जब आप बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन वाला कोई न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और टेक्नोलॉजी मार्केट में लाते हो तो उसे हम कहेंगे disruptive innovation. So over time, these innovations improve and advance, eventually displacing established products or services and reshaping the competitive landscape. तो भैया जब ये आ जाता है ना इस तरीके का इनोवेशन, तो पुराना जो भी पैटर्न था वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है, उसका डिस्प्लेसिंग हो जाता है एंड पूरा मार्केट रीशेप होना चालू हो जाता है. लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ना, ओपन हार्ट सर्जरी आज भी चालू है लेकिन वो बहुत कम की जा रही है, मतलब बहुत ही सीवियर पेशेंट है, हो ही नहीं पा रहा है, तभी मतलब ओपन हार्ट सर्जरी करी जा रही है. नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशन इंक्लूड टारगेटिंग अंडरसर्व मार्केट. ये तो मैंने आपको बता दिया है, जिस मार्केट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है. डिसरप्टिव इनोवेशंस ऑफन बिगिन by addressing the needs of customers who are overlooked or underserved by existing solution. These innovation may offer simpler, more affordable or more accessible alternatives. तो ये सारे सेंटेंसेस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बार बार पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सुनने में, समझने में डिसकंटिन्यूस इनोवेशन एंड डिसरप्टिव इनोवेशन आपको सिमिलर लग सकता है, ठीक है. लेकिन डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो किसी भी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करके नया ला सकते. उसमें कोई क्रेज़ हो या फिर नीड हो मार्केट की, या फिर बहुत ज़्यादा लोग इनकन्वीनियंट थे और फिर उसको कन्वीनियंट कर दिया गया है या फिर चीपर कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता है डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में. हो भी सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है. लेकिन डिसरप्टिव इनोवेशन ऐसा होता है. देन है मार्केट डिसरप्शन. एज द डिसरप्टिव इनोवेशन improves and gains acceptance in its target market, it can eventually challenge and displace established products or services. This can lead to the downfall of incumbent player who fail to adopt. बहुत अच्छी बात बताई गई है. मार्केट डिसरप्शन, देखिए जो डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मार्केट आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी. वहीं पर दूसरे आ जाता है कंटिन्यूस इनोवेशन, वहाँ पर मार्केट इजीली एक्सेप्ट करता है. डायनेमिकली कंटिन्यूस इनोवेशन में तो मार्केट एक्साइटेड होता है, वाओ दिस इज़ न्यू, समथिंग न्यू कम्स इन मार्केट, जो हम आज तक यूज़ कर रहे थे उसी को हम कितना ईजीली यूज़ कर पाएंगे. लेकिन डिसरप्टिव इनोवेशन में क्या होता है ना, कस्टमर तो पहले से ही रोता हुआ रहता है कि यार मैं इतने बुरे हाल में हूँ, मेरी छाती फाड़ दी, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, और उसको जब एंजियोप्लास्टी मिलती है तो वो कहता है अरे वाह बच गया मैं, राइट. तो इसमें एडॉप्टिव जो नेचर है वो बहुत स्पीड में है, लोग जल्द से जल्द एडॉप्ट करते हैं. तो इस वजह से क्या होता है ना, जो लोग जो प्लेयर्स मतलब जो कंपनीज ये जो डिसरप्टिव इनोवेशन के साथ नहीं चल पाते, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा फॉलिंग लेवल पर आ जाता है, चलना ही बंद हो जाता है ऑलमोस्ट. लोग बोलते कि अरे यार क्या तुम्हारा प्रोडक्ट लेना, अब तो हम वो वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिससे हमें बहुत कंफर्टेबल और बहुत चीपर रेट में कन्वीनियंट तरीके से काम बन जाए. देन टेक्नोलॉजी एनेबलर. Disruptive innovations are often enabled by new technologies or business models that change the basis of competition. These technologies might start in niche market before expanding their influence. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक हमने जितने भी इनोवेशंस देखे उसमें नीश मार्केट में सबसे पहले एक्सपैंड करो ऐसा कहीं पर भी सजेशन नहीं दिया है. डिसरप्टिव इनोवेशन ही ऐसा है जहाँ पर हमें नीश मार्केट में सबसे पहले मार्केट क्रिएट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, देन फिर आप एक्सपैंड कर सकते हो ताकि बहुत से मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सको. देन न्यू बिजनेस मॉडल. डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस इनोवेशन में भी न्यू बिजनेस मॉडल आता है और डिसरप्टिव इनोवेशन में भी न्यू बिजनेस मॉडल आ रहा है. क्योंकि क्या है ना, आपने इस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी है कि अभी पुरानी टेक्नोलॉजी को कोई देखना नहीं चाहेगा, तो न्यू बिजनेस मॉडल तो आएगा ही आएगा.
कंपनी पर्सपेक्टिव क्या है। कंपनी पर्सपेक्टिव जैसे मैंने एकदम बिगिनिंग में बताया था कि यहाँ पर इनोवेशन जो होता है वो कंज्यूमर के लिए या फिर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। यहाँ पर कंपनी पर्सपेक्टिव रखा जाता है कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कैसे कम किया जाए, किस तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाए और किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े और हमारे प्रोडक्ट में जो भी है ना प्रॉब्लम्स आते थे, जो भी फॉल्स प्रोडक्ट्स बनते थे वो कम से कम कैसे बने, इन सब पर फोकस किया जाता है कंपनी पर्सपेक्टिव इनोवेशंस में। सबसे पहला है प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट। इट रिफर्स टू रिव्यूइंग, एडजस्टिंग एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, रीपोजिशनिंग एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन। सब कुछ चीज़ें आ गई इसमें प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस करो, बोला है कि यहाँ पे नहीं बोला है। आप एक काम करना, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट इनोवेशन करके चैट जीपीटी में डालना, ठीक है। वहाँ पर ऐसी ऐसी डेफिनेशन लिख कर आएगी ना कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अगर रिप्लेस कर रहे हो तो उससे प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट कहेंगे। तो ऐसे जगह से पढ़ना नहीं जहाँ पर टेक्निकली लोगों को नॉलेज नहीं होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक कॉन्सेप्ट को देखेगा, अगर उसके पास में डेफिनेशन नहीं होगी, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट को एक बाय वर्ड लेगा और उसकी डेफिनेशन बना के आपको शो करेगा। सो यहाँ पर प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट जो है इट रिफर्स टू रिव्यूइंग, मतलब जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको हम फिर से देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, एडजस्टिंग कर रहे हैं एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, रीपोजिशनिंग एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन। देखिए कुछ साल पहले शायद कोई एक कंपनी, टोयोटा कंपनी होगी, उनके कार्स उन्होंने बेची, बहुत सारी कार बेच दी एंड उसके बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो उन्होंने जिन को वो कार बेची थी उनको सबसे उन्होंने वो कार वापस मंगवाई और उसमें वो सारे जो भी पार्ट्स में प्रॉब्लम थे वो रिपेयर करके, दुरुस्त करके उन्होंने उन कस्टमर्स को दिया। इससे क्या हुआ, जो टोयोटा की जो भी इमेज ख़राब होने वाली थी मार्केट में, वो मार्केट में इमेज ख़राब नहीं हुई और सर्विस मिलने की वजह से जो कस्टमर ने ऑलरेडी कार बाय किए थे उनको अच्छी सर्विस मिली। सो डेफिनेटली वो भी सेटिस्फाइड कस्टमर हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीवीविंग मतलब प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, एडजस्टिंग एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, ठीक है। कोई आइडिया जनरेट हुई है और उसको हम मॉडिफाई कर रहे, ऐसा कहा जा रहा है क्या, नहीं, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको फिर से मॉडिफाई करो, उसको एडजस्टिंग करो, रिव्यूइंग करो और उसको रीपोजिशनिंग करो। पोजिशनिंग क्या होता है, कस्टमर के बैकअप ऑफ द माइंड में अगर कुछ चीज़ फिक्स कर देना, तो जो ऑलरेडी बैकअप ऑफ द माइंड में चीज़ फिक्स है उसको रीपोजिशनिंग की जा रही है, मतलब और भी एडवांस तरीके से पोजिशनिंग करी जा रही है। एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन। देन है एडिशन टू एग्जिस्टिंग लाइन्स। इट मीन्स एडिंग न्यू ब्रांड्स, टेक्नोलॉजीज, न्यू वेराइटीज एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स टू द एग्जिस्टिंग लाइन्स। एग्जाम्पल दिया है क्या, नहीं, चलो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपका कोई डिटर्जेंट है या फिर आपकी कोई वी कैन से विम बार है जिससे बर्तन साफ़ किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बारिश के सीज़न में क्या होता है ना, ये विम बार वगैरह सूखती नहीं, तो ऐसे में क्या करते हैं, वहाँ पर लिक्विड जेल करके आने लगे हैं और जिसका यूज़ करो और आपके बर्तन वॉश हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट का फॉर्म बदल दिया, मतलब क्या किया है, एडिशन टू एग्जिस्टिंग लाइन। आपको ये सारी चीज़ें इतनी समझ में आनी चाहिए दिमाग में कि ये कौन सा इनोवेशन है, ये प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट है कि एडिशन टू एग्जिस्टिंग लाइन है। तो जहाँ पर भी प्रोडक्ट फॉर्म्स बदल रहे हैं वो एडिशन टू एग्जिस्टिंग लाइन है, मतलब जो लाइन क्या है, प्रोडक्ट्स की लाइन बोली जा रही है, ठीक है। एक प्रोडक्ट की लाइन होती है, प्रोडक्ट डेप्थ होती है, प्रोडक्ट विड्थ होती है, तो उसको जनरल टर्म में प्रोडक्ट लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लाइन में अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म बनकर आ रहा है, नया प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, अगर एक फॉर्म बदल रहा है ना, इवन मैं आपको बताता हूँ, अगर एक ही प्रोडक्ट, मान लीजिए वाटिका शैम्पू है या फिर सनसिल्क का कोई शैम्पू है, अगर सैशेट में आ रहा है तो उसे एक प्रोडक्ट काउंट किया गया है, अगर बॉटल्स में आ रहा है तो उसे दूसरा प्रोडक्ट काउंट किया गया है। जैसे अगर हैंड वॉश है, अगर वो बॉटल्स में आ रहा है दिस इज़ वन प्रोडक्ट, अगर वो पाउच में बिक रहा है दैट इज़ अनदर प्रोडक्ट, अगर वो पाउडर फॉर्म में बिक रहा है दैट इज़ द थर्ड प्रोडक्ट। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि हर फॉर्म में अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, अलग कस्टमर बेस होता है और अलग तरीके से उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होती है, राइट।
इट मीन्स एडिंग न्यू ब्रांड्स। एक तो आप नए ब्रांड्स ऐड करो, नई टेक्नोलॉजी ऐड करो, न्यू वेराइटीज़ ऐड करो, या फिर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्स ऐड करो। ये सारी चीज़ें कहाँ पर ऐड हो रही है? एग्जिस्टिंग लाइन्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स और सर्विस लाइन्स में ऐड हो रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एडिशन टू एग्जिस्टिंग लाइन। देन है न्यू प्रोडक्ट्स। व्हेन कंपनी क्रिएट्स अ न्यू प्रोडक्ट लाइन that was not earlier in their portfolio. This increases the width of the product mix. ठीक है, तो जैसे आप जब आप न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट का क्या होता है, आपका प्रोडक्ट मिक्स का जो विद है वो बढ़ते जाता है। न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट, दिस मीन्स टू ब्रिंग सच अ न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज़ इट्स न्यू मार्केट। Such products are highly risky because customers do not buy them unless they experience them. Mobile phones are new to the world product. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल बहुत पुराना हो चुका है, ये कुछ 2016 के आसपास ये एग्जाम्पल, मतलब ये सारा हमने लिखा था, नोट्स बनाया था, सारा नोट्स नहीं लेकिन ये वाला टॉपिक तो इसी से है, ठीक है। तो उस वक्त 2016 के टाइम पे क्या था ना, ये 3G के बाद में 4G जस्ट अभी इंट्रोड्यूस होने वाला था, ठीक है। तो मतलब हमारे देश बहुत ही बेसिक स्टेज पे था डिजिटलाइजेशन के। तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। और न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स का डेफिनेशन ही क्या है? ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज़ इट्स न्यू मार्केट। जैसे 4G का अपना न्यू मार्केट था, तब तो 3G आया था, ठीक है, तो 3G का अपना न्यू मार्केट था। Such products are highly risky because customers do not buy them unless they experience them. ओके, तो तभी तो जब 3G आया था ना, तब जियो का सिम आया और जियो वालों ने कुछ 6 महीना या साल भर जो है इंटरनेट बहुत सा, मतलब 1.5 GB 2 GB जो भी होगा हर डे वो दे रहे थे, और कम्प्लीटली उन्होंने फ्री कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि वो जो प्रोडक्ट है वो न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट है, और अगर लोग हैबिचुअल नहीं होंगे तो वो शायद उसके लिए कन्विंस भी नहीं होंगे, राइट। सो न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नोन एज ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स। अब ये ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट और भी नाम किसको दिया गया है? ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट, डिसकंटिन्यूस इनोवेशन को भी ये नाम दिया गया है। और पायोनियरिंग प्रोडक्ट्स, पायोनियरिंग मतलब क्या है? पायोनियर किसे कहते हैं? जो प्रोडक्ट मार्केट में फर्स्ट टाइम आए, इसके पहले ये प्रोडक्ट था ही नहीं, और अगर था तो बहुत ही अंडररेटेड था, ठीक है, तो उसको हम पायोनियरिंग प्रोडक्ट, जैसे जियो पायोनियरिंग प्रोडक्ट बन गया था उस टाइम पे। रिफर्स टू इनोवेशंस दैट इंट्रोड्यूस एंटायरली न्यू एंड नॉवेल ऑफरिंग्स टू द मार्केट। दिस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स ए completely new category or concept that didn't previously exist. They are characterized by their uniqueness, ability to address unmet needs, and potential to disrupt existing industries or create new markets. Key features of new to the world product include, अब देखिए ये जो न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट जब कंपनी मार्केट में लाती है, ठीक है, तो उनका एक बहुत बड़ा विज़न होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है, मतलब मार्केट शेयर उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ताकि वो जब फ्यूचर में उसमें चार्जेस लेना चालू करे तो अच्छे से वो कमाई कर सके। तो ये सारी कंपनी के प्रोस्पेक्टिव इनोवेशंस होते हैं, ठीक है। देन की फीचर्स बताए जा रहे हैं न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स के। अनप्रेसिडेंटेड इनोवेशन, मतलब इसके पहले किसी ने भी नहीं किया है। These products introduce concepts, features, or technologies that have never been seen before in the market. They represent a significant departure from existing offering. अब ये significant departure जो है ये discontinuous innovation में सेंटेंस आ चुका है, और ये अभी ये कंपनी पर्सपेक्टिव में न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट में आ चुका है। क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स, डेफिनेटली नया मार्केट क्रिएट होगा। हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड, इन्फ्लुएंस ऑन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, मार्केटिंग एंड एजुकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो क्रिएटिंग न्यू मार्केट, नया मार्केट आपको क्रिएट करना होगा, नया मार्केट बनेगा। हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये सारी बहुत सारी चीज़ें ना डिसकंटिन्यूस इनोवेशन के साथ मैच हो रही है। देन इन्फ्लुएंस ऑन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, एंड
मतलब धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होगा, एकदम झट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। देखो यहाँ पर बोला है ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स कैन रीशेप इंडस्ट्री, चेंज कंज्यूमर बिहेवियर्स एंड इम्पैक्ट सोसाइटी एट लार्ज। दे मे ट्रिगर अ चेन रिएक्शन ऑफ फॉलो अप इनोवेशंस एंड चेंजेस। तो ये भी हो सकता है कि चेन रिएक्शन हो जाए, मतलब एक ने लिया फिर दूसरा ले रहा है, तीसरा ले रहा है, और कंटिन्यूसली मतलब लोग स्विच होते जा रहे हैं। ये भी हो सकता है, मतलब इन्फ्लुएंस हाई लेवल पे हो सकता है। न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट, आप कोई मुझे एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट कभी था और उसने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया और हर कोई सोचता था कि अरे यार मुझे तो यही करना है, यही लेना है। जैसे मुझे लग रहा है कि चैट जीपीटी जो है वो न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मतलब इतनी चीज़ें आसान कर दी है अलग अलग तरीके से। कई लोगों के जॉब जाने की उनको डर लगने लगा है, तो इतने हाई लेवल का मतलब एक तरीके से पूरा डिसरप्टिव इनोवेशन था, लेकिन कंपनी प्रोस्पेक्टिव से अगर सोचा जाए तो वो न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट है। अभी मार्केटिंग एंड एजुकेशन, सिंस कस्टमर्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स, these products often require substantial marketing efforts and education to communicate their values and benefits। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, एजुकेशन भी देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट में सर्वाइव करेगा।